नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रीम और उसका ऑनलाइन क्लासेज में। आज टॉपिक सर्वनाम लेके आया हूँ। सर्वनाम की क्या परिभाषा है, सर्वनाम हिंदी में सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है, हिंदी व्याकरण में सर्वनामों को कुल कितने भेद हैं या कितने प्रकार सर्वनाम के बताए गए हैं। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। अन्य दूसरी परीक्षाओं में इस टॉपिक से लगभग प्रश्न आते ही हैं और विगत परीक्षाओं में इस टॉपिक से यूपी SSSC में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर्वनामों के कुल कितने भेद, सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है, सर्वनाम की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का तात्पर्य होता है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, अर्थात जहाँ पर संज्ञा का प्रयोग नहीं होता वहां पर हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और सर्वनामों की परिभाषा क्या बताई गई है, यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यहाँ ध्यान देने वाले, किसके बदले आता? संज्ञा के बदले। सर्वनामों का प्रयोग किसके बदले होता? संज्ञा के बदले होता। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है या जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं, तुम, यह, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। और सर्वनामों के विषय में कहा जाता है कि सर्वनामों के हिंदी में जो ये प्रश्न कई बार यूपी टेट और सी टेट में और अन्य दूसरी परीक्षाओं में, पुलिस दरोगा या लेखपाल की परीक्षाओं में इससे पूछे गए कि सर्वनामों की हिंदी में कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। ये कहीं नोट कर लीजिए आप। अगर सर्वनामों की संख्या पूछे कि कितनी है तो सर्वनामों की कुल संख्या 11। और कौन कौन से सर्वनाम? जो 11 सर्वनाम है, इन 11 सर्वनामों को कभी कभी 4 विकल्पों में पूछ भी लेता है कि ये सर्वनाम कौन कौन होते हैं। तो इन 11 सर्वनामों को भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ और बता भी रहा हूँ कौन कौन होते हैं। मैं, पहला सर्वनाम मैं, दूसरा तू या तुम, तीसरा आप होता है, चौथा यह होता है, पांचवा वह, छठा जो, उसके बाद सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये इतने 11 सर्वनाम हुए और यही 11 सर्वनाम प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के भेद या प्रकारों में बांटे गए। यानी प्रयोग के आधार पर अगर पूछे कि सर्वनामों के कितने भेद हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 भेद बताए गए। कितने भेद? 6 भेद। और कौन कौन से होते हैं, इनके भेद क्या है? याद रखिए, यहाँ पर अगर सर्वनामों की संख्या पूछे तो 11 बतानी है और सर्वनामों के अगर भेद पूछे या प्रकार पूछे तो कितना बताना? 6 बताना है। इतनी चीज आपकी क्लियर हुई कि सर्वनामों की अगर संख्या पूछे तो 11 बतानी है और सर्वनामों के यदि भेद पूछे तो कितनी है? 6 बताने। और कौन कौन से 11 सर्वनाम है ये यहाँ पर हमने आपको लिख भी दिए हैं। वही भेद इनके 6 कौन कौन से, जो यही 11 सर्वनाम इन 6 भेदों में प्रयोग होते हैं, जिनमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार फिर ध्यान करिए, ये 6 सर्वनाम जिनके भेद कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार यानी 6 भेद सर्वनाम के। और ये प्रयोग कैसे होते हैं, इनकी परिभाषा क्या, इनसे संबंधित भी यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इनकी परिभाषा भी पूछी गई है। तो परिभाषा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। जैसे जिन शब्दों में राम, श्याम या मोहिनी या सीता या रीता, गीता ऐसे शब्दों का प्रयोग न होकर, संज्ञा का प्रयोग न होकर, इनके बदले जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में कहा जाता है कि पुरुष कितने होते हैं? पुरुषों की संख्या 3 होती है। यानी पुरुष के भेद कितने? 3 है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष के विषय में कहा जाता है कि जिस शब्द में या जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता जो बोलता है, जैसे
मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं परीक्षा दे रहा हूं। ये क्या है? ये उत्तम पुरुष होता। उत्तम पुरुष के विषय में कहा जाता जहां जहां कर्ता का महत्व होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। और उत्तम पुरुष सर्वनामों की संख्या कितनी? मैं और हम। यानी कर्ता जहां पर बोलता है, जैसे मैं जा रहा हूं, हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो जाएंगे। वही मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम उसे कहते हैं जहां पर श्रोता का महत्व होता है, वक्ता का महत्व नहीं होता। या उत्तम पुरुष में कर्ता या वक्ता दो चीजें होती, यानी जहां कर्ता का महत्व होता है या जिसे वक्ता का महत्व दिया जाए। वक्ता मतलब बोलने वाला या कर्ता मतलब कार्य करने वाला। तो जहां पर वक्ता का महत्व होगा उसे उत्तम पुरुष कहा जाएगा, और जहां श्रोता का महत्व होता है उसे मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहा जाए। जैसे तुम जा रहे हो, यहाँ पर किसका? श्रोता का महत्व होता है। तुम आ रहे हो, आप जाइए। तो इन वाक्यों से क्या आपको समझ में आ रहा है? इन वाक्यों से ये समझ में आ रहा कि मध्यम पुरुष के सर्वनामों में श्रोता का महत्व होता है, उत्तम पुरुष के सर्वनामों में वक्ता का महत्व होता है। यानी वक्ता मतलब स्वयं हम बोलते हैं। जब हम किसी दूसरे के लिए बोलते हैं तो उसे श्रोता कहते हैं। जो सामने बैठा कोई सुन रहा तो उसे श्रोता कहते हैं। जैसे तुम जाओ, तो तुम जाओ अगर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक अगर पूछ ले तो कौन सा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पुरुष बताए गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष के सर्वनामों में तू, तुम और आप। जैसे आप पढ़िए, आप जाइए, आप बैठिए, ये क्या है? ये सब मध्यम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। वही अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए कहते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम के विषय में कहा जाता जहां पर ना तो वक्ता का महत्व होता है और ना तो श्रोता का महत्व होता। किसी अन्य का महत्व किसी अन्य के विषय में बताया जाता है तो उसे अन्य पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह और ए। अतः वे आएंगे, यानी वे आएंगे किसी तीसरे की बात की जा रही, न तो वक्ता की बात की जा रही है न तो श्रोता की बात की जा रही। अर्थात किसी तीसरे के या किसी अन्य की बात, यहाँ अन्य का तात्पर्य होता है किसी तीसरे की बात। तो किसी तीसरे की जब बात की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष का सर्वनाम कहेंगे। और अन्य पुरुष सर्वनामों में कौन कौन से आते हैं? वह, वे, यह और ये। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम रहे। इनसे कोई प्रश्न आता है अगर पूछ ले कि उत्तम पुरुष का कौन है, मध्यम पुरुष का कौन और आपका अन्य पुरुष का सर्वनाम कौन होते हैं? वही निजवाचक सर्वनाम, इसका सूचक आप होता है। जब कर्ता के रूप में या संज्ञा के स्थान पर केवल आप शब्द से सर्वनाम की रूपरेखा निश्चित होने लगे, यानी सर्वनामों को बताया जाने लगे या संज्ञा को बताया जाने लगे तो उसे ही निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है स्वयं के लिए जब वह प्रयोग होने लगे तो वही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, आपका तात्पर्य यहाँ पर स्वयं के लिए होता है। यहाँ ध्यान देना है कि आपका प्रयोग यहाँ मध्यम पुरुष में भी है और आपका प्रयोग यहाँ पर है, लेकिन यहाँ आपका प्रयोग कैसे होगा? जैसे वाक्य में अगर पूछ ले, यहाँ पर आपको हम तुलना करके बता रहे हैं, वाक्य में पूछ ले कि आप पढ़िए, आप पढ़िए, यहाँ पर आपका ये प्रयोग आया तो ये अगर आ जाए, ऐसा वाक्य अगर है, वाक्यों के आधार पर पूछा गया टेट में, परीक्षाओं में, सीटेट में, अगर आप पढ़िए तो अगर पूछे ये कौन सा है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये पुरुषवाचक हो जाएगा। अब पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष का हो जाएगा। किसका? मध्यम पुरुष का, क्योंकि यहाँ पर भी तुम के स्थान पर यानी एक मध्यम पुरुष में एक आप शब्द का प्रयोग होता, यानी बड़ों के आदर देने के लिए, यानी अपने से बड़ों के लिए हम तुम न कहकर क्या होता है हिंदी में एक बहुत ही, वैसे हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही संस्कारी और सम्मानित भाषा है। अर्थात बड़ों के सम्मान के लिए हम हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है आप। पुरुषवाचक में भी आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक में आप पर ये मतलब कोई हम बड़े की बात बता रहे हैं, यानी किसी बड़े के विषय बता रहे हैं जो हमसे आदरणीय है या बड़ा है। वही निजवाचक में आपका प्रयोग कैसे होता है? निजवाचक में कहा जाता है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला।
अब यहाँ पर आपका प्रयोग हो गया निजवाचक। अब आपका यहाँ प्रयोग क्या है, इससे आप कंपैरिजन करिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका प्रयोग ये किसके स्थान पर है, ये तुम के उस पे आया है, और यहाँ आपका प्रयोग ये निजवाचक होता है। तो निजवाचक की ये एक खास बात है कि निजवाचक आपका प्रयोग स्वयं के लिए, यहाँ आपका भला मतलब स्वयं का भला तो जग का भला। तो ऐसे जहाँ पर वाक्य रहे और ऐसे सर्वनाम जहाँ पर आ जाए वाक्यों में, तो उसे क्या कहा जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। ये तो आपका पुरुषवाचक में है ही। वही निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चयवाचक जब किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, अर्थात जब कोई वस्तु कहा जाए कि निश्चित यही है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीसरे नंबर का सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में केवल दो सर्वनाम आते हैं, कौन कौन से, यह और वह। यह और वह ये सर्वनाम आते हैं। यह का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है और वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। अर्थात जब पास की वस्तुओं को हमको बताना हो तो यह का प्रयोग करते हैं, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में यह का प्रयोग करते हैं, और जब दूर की वस्तुओं को बताना हो तो वह का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया है यह मेज है, यह मेज है। अब यहाँ पर याद रखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु की निश्चित बोध कराया, निश्चितता का बोध कराया। किसी भी वस्तु के पास और दूर का जब बोध होने लगे तो उन बोध कराने वाले सर्वनामों को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह होते हैं, मात्र दो होते हैं निश्चयवाचक, यह और वह। जिनमें से कहा यह मेज है, तो यहाँ पर यह मेज है का मतलब क्या, कि मेज के विषय बताया जा रहा, निश्चित है कि यह मेज है और मेज पास है। यह का प्रयोग कहाँ होता, पास की वस्तुओं के लिए होता। वही दूसरी ओर जैसे कह वह लड़का है, वह लड़का है, तो यहाँ पर वह का प्रयोग किया है, और वह लड़का है मतलब लड़का क्या है, दूर है थोड़ा। यानी निश्चयवाचक सर्वनामों में दो सर्वनाम आते हैं, यानी यह और वह। वह का प्रयोग हमने यहाँ पर अन्य पुरुष में भी बताया था। ये देखिए कि वह यहाँ भी होता है और ये निश्चयवाचक, ये कैसे हो गया। फिर यहाँ पर हम आपको कंपैरिजन करा रहे हैं। यही प्रश्न आपके गलत होते हैं सर्वनामों में, जो मैं आपको यहाँ पर तुलना करके पढ़ा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बड़ी बन जाती है और जाकर आपका प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हिंदी व्याकरण में जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ वो तथ्यात्मक और प्रमाणिक हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इसका तात्पर्य होता है कि किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि आपको इस सामान्य हिंदी के टॉपिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें आपको नहीं मिलेगी। यही कारण है कि मैं केवल डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर यानी इस टॉपिक की जो कमियां हैं और इस टॉपिक से जो प्रश्न आपके गलत होते उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न अधिकांशतः विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं। कि यानी आसानी से अगर हम इनको समझ लेते हैं और अगर हमने इन टॉपिकों को गहराई से नहीं समझा तो निश्चित रूप से यह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फिर मैं समझा रहा हूँ कि वह यहाँ पर भी है, अन्य पुरुष में भी है और वह इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, अंतर यह हो जाएगा जब वह के बाद कोई वस्तु यानी वस्तु का तात्पर्य व्यक्ति या वस्तु रहे तो वो निश्चयवाचक होगा, और जहां पर कर्ता के रूप में वह रहे और कोई वस्तु या व्यक्ति की बात न की जाए तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक। जैसे वह खा रहा, जैसे वह खा रहा। अब यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अब वह खा रहा है तो देखिए यहाँ पर एक कर्ता यानी कर्ता के रूप में सर्वनाम आया संज्ञा के स्थान पर, और खा रहा ये क्रिया है यानी कोई वस्तु बीच में ना आए तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। समझ में आया आपको, ये हो जाएगा पुरुषवाचक। और यहाँ पर कोई वस्तु यानी इसके बाद कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम आया यानी वह के बाद तुरंत अगर कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा, और अगर व्यक्ति या वस्तु का नाम ना आएगा तो वो पुरुषवाचक में वह सर्वनाम चला जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है, अनिश्चयवाचक वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग कहा जाता अनिश्चितता के लिए होता है। अर्थात किसी भी वस्तु की जब निश्चित बोध का न ज्ञान हो, निश्चित
वस्तु के विषय में ना बताया जा रहा हो तो वही क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो शब्द सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 11 सर्वनामों के विषय में आपको बता रहा हूं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन, क्या। और यही 11 सर्वनाम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों के प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में रखे गए हैं। और यही 6 भेदों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मात्र 2 सर्वनाम आते हैं, कौन, कोई और कुछ, यानी कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इनका प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है, जैसे कहा जाए कोई बैठा है, यानी कोई बैठा है, ऐसे प्रश्न आते हैं, याद रखिए, कोई बैठा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई बैठा है यानी अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, कर्ता के रूप में भी आया और संज्ञा के स्थान पर भी आया, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और दूसरा क्या, कुछ का क्या, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब कुछ लोग बुरे होते हैं, यहां पर भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, कौन है, ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, कौन होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किन्हें कहा जाता है, तो संबंधवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंधों का बोध कराते, अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से, यानी संबंधों को जोड़ने वाले या संबंधों को बताने वाले सर्वनामों को ही संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत केवल 2 सर्वनाम आते हैं, कौन कौन आते हैं, यानी जो और सो। ये यहाँ पर जो और सो, यानी जो और सो कौन होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और संबंधवाचक सर्वनामों में प्रयोग कैसे होता है, इनका प्रयोग भी मैं आपको बता रहा हूं, इनका प्रयोग कैसे होता है। इनका प्रयोग होता है जैसे जो करोगे सो भरोगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आए कि जो करोगे सो भरोगे, तो जो करोगे सो भरोगे, ये प्रश्न अगर आ जाए, कौन सा सर्वनाम, जो करोगे सो भरोगे, सो भरोगे। अब इसमें पूछा गया कौन सा सर्वनाम है, तो क्या आपको बताना है, इसमें बताना संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधों को बताया, यानी करना और भरना, इनसे जोड़ने का कार्य संबंधवाचक कर रहा है, कर्ता के रूप में भी आया। वही एक और प्रश्न है, जैसे जो सो का प्रयोग कभी कभी ऐसे ही प्रयोग कर दिया जाए, यानी जो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, यानी जो बोओगे सो काटोगे, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में 2 आते हैं, कौन, जो और सो। ये शब्द जहां प्रयोग हो जाए ऐसे वाक्यों में उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले सर्वनाम यानी लास्ट, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन के आधार पर, यानी प्रश्न सूचक होते हैं। प्रश्न सूचक का मतलब होता है कि जब कर्ता के स्थान पर कुछ ऐसे प्रश्न सूचक शब्द हैं जिनमें से यहाँ पर हमने कौन और क्या लिखा है, ये देखिए कौन और क्या। अब जब ये कौन और क्या संज्ञा के स्थान पर यानी कर्ता की भूमिका निभाने लगते हैं तो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कौन बैठा है, अब कौन बैठा है ये कैसा हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन बैठा है। ये अब यहां पर कौन बैठा है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। एक तो संज्ञा के स्थान पर भी आया है और प्रश्न का सूचक भी है। दूसरे क्या का प्रयोग, क्या खा रहे हो, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये इतनी बात यहाँ पर रही कि अगर सर्वनाम की परिभाषा पूछे तो याद रखिए संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में यानी सर्वनामों की संख्या अगर पूछे तो सर्वनामों की संख्या कितनी है, सर्वनामों की संख्या कुल 11 है। और कौन कौन से सर्वनाम है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनामों के भेद या प्रकार पूछे तो सर्वनामों के भेद कितने हैं, सर्वनामों के कुल 6 भेद है। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग, जैसे हम वाक्य यहाँ पर लिखकर आपको समझा रहे थे। और हमने जो कंपैरिजन आपको बताया है, तो इन कंपैरिजनों को जरूर ध्यान दें, जो तुलना करके हम आपको यहाँ समझाएं कि वह यहाँ भी है, वह निश्चयवाचक में भी है। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर हमारे वीडियो को सुनकर निश्चित रूप से सर्वनामों से संबंधित एक भी प्रश्न आप गलत ना करिए। आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको फिर डे बाय डे जो हमारे वीडियो आपके आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक विकारी शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान है ना, इसके पहले वाले हमने टॉपिक आपको बताया था कि हमारा टॉपिक मुख्यतः विकारी शब्द है। अब विकारी शब्दों के हमने जो भेद बताए थे, पुनः एक बार फिर सुन लीजिए। हमने कितने विकारी शब्द के भेद बताए थे? 4 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? संज्ञा बताई थी, सर्वनाम बताया था, विशेषण बताया था और क्रिया बताई थी। तो संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। आज टॉपिक ये सर्वनाम पढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका रहेगा? विशेषण का रहेगा। और उसके नेक्स्ट टॉपिक हम क्रिया पढ़ाएंगे। यानी हमारा मुख्यतः टॉपिक जो है व्याकरणिक आधार पर वो विकारी शब्द बता रहा हूँ और विकारी शब्द के अंतर्गत ही इनके भेद में पढ़ा रहा हूँ। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके आए हुए हैं वो सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर बता रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछने का तरीका रहा है। कोई भी एग्जाम रहा हो, सबसे ज्यादा हमको प्रश्न समझने की आवश्यकता होती है। हमारे अधिकांश का प्रश्न कोई भी विषय जब हम उसके सरल समझ लेते हैं, जब हम कोई भी विषय को जिस दिन से हम उसे सरल समझ लेते हैं, उस दिन से हमारी गलतियां बढ़ने लगती हैं। कोई भी विषय हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, लेकिन उस विषय को जिस दिन से हम गहराई से पढ़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से उस विषय पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी और उस विषय से संबंधित एक भी प्रश्न परीक्षा हॉल में हमारा गलत नहीं होगा। और हिंदी की तो हम गारंटी लेते हैं कि हिंदी से संबंधित आपका एक भी प्रश्न हम गलत नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट रहा है और इसी कमिटमेंट के देखते हुए हमारा यह प्रयास है कि आपको विस्तार पूर्वक हिंदी पढ़ाएं और एक एक चीजों को आपको यहाँ पर हम समझाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट करिए और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसी के साथ दोस्तों खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।